सुमित्रा उस छोटे से डिवाइस में बैठकर वहां से चली जाती है तो दूसरी तरफ आकाश और श्रेया दरवाजा खोल कर देखते हैं, लेकिन करण सोए हुए थे इसलिए उनके कदम वापिस दरवाजा आराम से बंद कर देते हैं और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अब वो दोनों भी अपने कमरे में जाकर आराम से लेट चुके थे, या ये कहा जाए कि वो दोनों भी आराम से अब सो चुके थे। करण गुलेरिया, जो कि स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद उनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, या ये कहा जाए कि जो उनका दिल और दिमाग दूसरे से अपोजिट चल रहा था, वे दोनों अब एक हो चुके थे, शांत हो चुके थे, क्योंकि उन्हें उनकी स्वाति मल्होत्रा मिल चुकी थी। उन्हें के बारे में सारी बातें जानने के बाद अब तो करण की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए करण गुलेरिया आराम से शांत होकर सो जाते हैं। सुबह का टाइम। अब दूसरी तरफ अनिका भी अपनी गाड़ी लेकर सीधा पहले गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज उसको भी जानना था कि आखिर पापा के साथ क्या हुआ और वो टैबलेट कैसे काम करती है, क्योंकि अनिका डायरेक्ट तो नहीं पूछेगी, इनडायरेक्ट से ही सब चीज़ों को जायजा लेगी और उनसे समझ लेगी। अब अनिका की गाड़ी गुलेरिया हाउस के बाहर आकर रुकती है। अब अनिका अपनी गाड़ी में से उतरती है, जो कि सभी नीचे की हॉल में बैठे हुए थे, सभी आराम से शांत। लेकिन अचानक से अनिका को देखकर सभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी आकाश कहते हैं, क्या हुआ अनिका, कोई परेशानी? तुम्हारे फेस पर काफी स्ट्रेस नजर आ रहा है। अनिका कुछ नहीं कहती, वो आराम से बैठ जाती है। फिर करण गुलेरिया के बारे में पूछती है। तभी आकाश और श्रेया उसे रात की बात बताते हैं। अनिका सुनकर थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि आकाश ने बस यही कहा था कि पापा आराम से सो रहे थे जब उन्हें हम देख कर आए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर पापा जगे होंगे तो हम दोनों उनके साथ बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे कि उन्हें अच्छा लगेगा। अब आकाश अनिका को अपने पास बुला लेता है। अनिका भी उनको ज्वाइन करके आराम से डाइनिंग हॉल पर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि अभी वहां पर आकाश और श्रेया ही थे जो कि अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। तभी आकाश कहता है, अनिका मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा इतनी अच्छे से सो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे, उनके फेस पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये मैंने पहले तो कभी नोटिस नहीं किया। ये कहा जाए कि इतने शांत तो वो शायद जब भी नहीं थे जब वो बिल्कुल ठीक थे। अब अनिका से आकाश पूछता है, लेकिन अनिका के पास कोई आंसर ही नहीं होता। तभी श्रेया अनिका को छेड़ते हुए कहती है, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो, या ये कहा जाए कि तुम कितनी हद तक किसी चीज को पूरा करने में अपना दिल और दिमाग एक साथ लगा देती हो। यहाँ पर श्रेया की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अनिका को भी पता था कि श्रेया अनिका की पहले की फ्रेंड थी। जब अनिका स्ट्रेस में चल रही थी उस समय से ही अनिका को अच्छे से जानती थी। वह यहाँ पर अनिका के सीधा सीधा झूठ बोल पा रही थी, वह सभी समझ पा रही थी। अनिका कुछ बोलना सही नहीं समझती थी, इसलिए वह चुप को ही बेहतर समझती थी। वह चुप हो जाती है। अनिका को कहने के लिए उसके पास कोई भी वर्ड ही नहीं मिल रहे थे। तभी अनिका के फोन बजने लग जाता है। वह फोन की रिंगटोन सुनकर अब अनिका की जान में जान आई, क्योंकि वह अनिका को इन सब के सवालों के बचने का एक तरीका जो मिल गया था, क्योंकि अनिका के पास रियल में इन सब से कुछ भी कहने का कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए वह इस सब से बचना चाहती थी। तभी उसके फोन पर जो फोन आता है, अब वह उसकी तरफ स्क्रीन की तरफ देखना लग जाती है। अनिका जल्द से जल्द उस फोन कॉल को जल्दी से उठा लेती है। अनिका उन सबको एक्सक्यूजेज कहकर वहीं पर एक तरफ चली जाती है, ताकि वे फोन पर बात अच्छे से कर पाए, किसी भी तरह से कोई भी डिस्टर्ब ना हो पाए। वो अनिका कुछ देर तक अपने फोन पर ऐसे ही बात करती रहती है। कुछ देर तक फोन पर बात करने के बाद अनिका वापस वहां पर आने लगती है, तो सभी
के सभी फैमिली मेंबर्स सब भी इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि अनिका को देखकर सभी जैसे जैसे अपने रूम से बाहर निकल रहे थे तो सीधा वहीं पर आ रहे थे। वे सब अनिका को घूरने लग जाते हैं। अनिका फिर से अब काफ़ी परेशान हो जाती है उन सब के व्यवहार को देखकर। अब अनिका मन ही मन सोचती है, अरे यार, आज तो मैंने लगता है कि मैंने कोई बड़ा ही कांड कर दिया है, इसलिए सबकी शिकायतें भरी नज़रें मुझे देख रही हैं और मुझ पर ही टिकी हैं। मुझे लगता है कि मुझे फ़ोन का और ज़्यादा बहाना करना चाहिए। शायद कुछ देर तक मैं इन सब को टाल पाऊंगी, लेकिन इन सब की नज़रों ना जाने क्यों फिर से मुझ पर टिक जाती हैं। अब अनिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वह यहाँ पर अनिका की जानती थी कि उसकी बहुत सी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वह भी क्या करती। अब किसी को अपनी परेशानी में परेशान तो नहीं कर सकती थी। अनिका ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब अनिका यहाँ पर क्या करती? क्या वह इन सब के सवालों का क्या जवाब देगी? उसे आंसर भी तो नहीं मिल रहा था। आखिर वो क्या कहे? उसे वर्ड ही नहीं याद आ रहे थे, क्योंकि अनिका को तो झूठ बोलना ही नहीं आता था। लेकिन अब वो इन सब का सामना करते हुए अब उन सब के पास आ जाती है। अब वह कहती है, सॉरी गाइस, मुझे अब माफ़ करना, लेकिन मैं इस बारे में बाद में बात करने के लिए आऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है। अब मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इसलिए मुझे चलना चाहिए। और पापा को अगर होश आए तो उनसे कहना कि वो मुझे फ़ोन कर ले और मुझसे बात कर ले। अनिका को ऐसे जाते हुए देखकर अब रोहित अनिका को ऐसे जाते हुए देखकर आकाश पीछे से बोलता है, अनिका, ये क्या तरीका है? तुम कहाँ जा रही हो? आकाश की बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, आकाश, मैंने बोला ना, मुझे कोई ज़रूरी कॉल आ चुकी है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तभी ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, लेकिन अनिका, यहाँ पर तो हम सब तुमसे मिलने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। एटलीस्ट तुमने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? लेकिन एटलीस्ट जब हम यहाँ तक मिलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें हमारे साथ कुछ टाइम तो स्पेंड करना होगा। अब अनिका 2 मिनट के लिए चुप होती है, जो कि अपनी कमर पर हाथ रखकर बस आकाश की तरफ ही देख रहती है। फिर कहती है, आई नो आकाश, तुम सब मुझसे मिलने के लिए आए हो तो, लेकिन आई रियली सॉरी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। अब अनिका आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वह बहुत जल्दी में लग जाती दिखाई दे रही थी, क्योंकि तुम सब लोगों के साथ मैं फिर गुलेरिया हाउस आकर दोबारा से मिलूंगी। कौन सा गुलेरिया हाउस? कहीं जा रहा है? तुम सब आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करो। जो तुम मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं उन सब के सवाल देने के लिए अभी रेडी भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। अनिका की ऐसी बातें सुनकर और उसे देखकर मयूर को थोड़ा सा काफ़ी टेंशन भरा ये सब माहौल लगता है, इसलिए वह अनिका के पीछे पीछे जाने लग जाता है। सब चीज़ों के बारे में पता रहता है। हालांकि अनिका समय समय पर उस केस के बारे में भी मयूर से डिस्कशन करती रहती थी, क्योंकि उसके क्लू को जानने के लिए उसने मयूर की हेल्प भी ली थी। अब अनिका को कौन से नए केस पर काम करने वाली है, लेकिन मयूर ने अभी यहाँ ठान लिया था कि अनिका के ऊपर गोली सोच लिया था कि गुलेरिया परिवार में इतनी खुशी लाने का एकमात्र सहारा बस अनिका है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी में जितने भी परेशानी है उसके साथ खड़ा होकर आराम से उन मुसीबतों का सामना करूंगा, या ये कहा जाए कि अपनी बहन से पहले मैं खड़ा होऊंगा उसकी ढाल बनकर। दूसरी तरफ मयूर गुलेरिया भी जब चीफ सिक्योरिटी गार्ड के मैसेज को देखता है तो उस मैसेज को देखकर वह भी यह सब काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे कुछ टाइप करके भेज देता है। मयूर ने तो यहाँ पर अपना काम कर लिया था, अब देखना ये था होगा कि नए शख्स के बारे में कौन सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर सकता है। रोहित उस शख्स के बारे में पहले जान पाएगा या फिर मयूर की टीम सबसे पहले जान पाएगा? स्वाति या फिर अनिका? ये सब उनके नया दुश्मन कौन है, ये सब के बारे में सबसे पहले कौन जान पाएगा?
थोड़ी देर में अब अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे डिपार्टमेंट से ही कॉल आई थी। उसने रात को ही अरबाज को कॉल में मीटिंग रखने के लिए कह दिया था, इसलिए ही अनिका अब जल्दी से स्पेशल डिपार्टमेंट आ चुकी थी। थोड़ी ही देर पहले अनिका को कॉल भी किसी और की नहीं, भूमि की भी आई थी, क्योंकि अनिका और भूमि के अलावा सभी मीटिंग हॉल में वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। अनिका आने के बाद कुछ ही देर बाद वहां पर भूमि भी पहुंच जाती है, क्योंकि अनिका की कॉल के बाद भूमि को भी कॉल आ जाती है। अब इंस्पेक्टर अरबाज को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता कि अभी तक भूमि अभी तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने भूमि को ही कॉल किया था। अनिका का तो चल मुझे पता है कि वो थोड़ा सा टाइम के साथ ही आएगी, लेकिन अभी तक ना पहुंचने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि आज अनिका काफी लेट उठी थी और ऊपर से वो गुलेरिया हाउस में चली गई थी, इसलिए वह प्रॉपर टाइम पर मीटिंग हॉल में नहीं पहुंच पाई थी। अनिका और भूमि भी, और उसके साथ भूमि को लगा कि अनिका उसे उठा लेगी, तो शायद भूमि भी सोती रही, इसलिए नहीं आ पाई थी। अब जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को देखा तो इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, अनिका ये अर्जेंट मीटिंग बुलाने का क्या कोई खास कारण है? अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की बात के जवाब देते हुए कहा, कारण तो बहुत खास है, लेकिन ये बताने में पहले मैं चाहती हूँ कि इस केस में हम जितने भी जुड़े हुए लोगों के अलावा जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं वे कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं। अनिका की ये बात सुनकर अब एकदम से इंस्पेक्टर अरबाज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अरबाज को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस केस में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, अगर ये कोई अर्जेंट मीटिंग थी तो उसमें इन सब लोगों का होना बहुत जरूरी था, ताकि वे यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में उन लोगों को पहले से ही पता हो। लेकिन यहाँ पर तो अनिका ने बाजी ही पलट दी। अनिका ने तो उन सभी मेंबर्स को वहां से जाने के लिए बोल दिया। अनिका अपने कुछ ऑपरेशन को मीटिंग हॉल में बाहर जाने के लिए इशारा कर देती है। इसके बाद ऑफिसर भी इंस्पेक्टर अरबाज के इन इशारों पर अच्छे से समझ जाते हैं कि सबसे पहले इंस्पेक्टर अरबाज कुछ पहले वहां पर अपनी जगह पर उठकर मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ चले गए थे। इंस्पेक्टर अरबाज अब अनिका से कहते हैं, अनिका अब बताओ क्या बात है? तभी अनिका ने इंस्पेक्टर अरबाज से बाकी सभी की तरह देखते हुए कहा, मुझे कल कुछ ऐसा पता चला है जिसे कि दिल्ली शहर और पूरे देश पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर जिसे रोका नहीं गया तो एक बहुत बड़ी ही तबाही का इशारा हो सकता है, या ये कहा जा सके कि पूरा का पूरा शहर बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, और शहर के साथ साथ धीरे धीरे ये लोग पूरे देश को ही ऐसी बेदर्दी की मौत देंगे। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था आखिर अनिका ऐसी कौन सी बातें कर रही है और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अनिका आखिर क्या कहना चाहती है? इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, अनिका हुआ क्या है? तुम मुझे क्लियर बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गोल गोल बातें शायद मेरे सोच के परे हैं। तुम क्या बताना चाहती हो बताओ, जिसके बारे में हम जल्द से जल्द कोई भी डिसीजन ले सके। अनिका अब उनसे ज्यादा आदमियों के बारे में जानने के बाद अनिका इंस्पेक्टर अरबाज के अपनी पूरी टीम के विवेक से कुछ सारी बातें बताती है। अब अनिका कहती है कि सर, विवेक का कहना है कि यहाँ दिल्ली में जो हो रहा है वे फिर इन खेल का सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ हम लोगों को भटकाने के लिए, ताकि पुलिस उसने उन तक ना पहुंच पाए और वह अपने मकसद को कामयाब हो कर पाए। असलियत में तैयारी कहीं और चल रही है, या यह कहा जाए कि वह तैयारी कर्नाटक के आसपास के एरिए के टापू पर ही चल रही है। यहाँ पर दिल्ली में तो वह सब पुलिस को गुमराह करने के लिए ही सब तैयारी की गई है। अगर समुद्र के तट पर टापू पर जो कुछ भी होने वाला है उससे
की चपेट में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उसके आसपास के गांव शहर भी कुछ सारे राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। अनिका अब आगे कहती है कि सर हमें इन्हें रोकना होगा हर हाल में, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना हो। उसे रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, क्योंकि विवेक ने मुझे बताया है कि 2 दिन के अंदर वह इस दिल्ली के पानी को में डाल देंगे ताकि ये वायरस पूरी दिल्ली में फैल जाए। जब लोग यहाँ पर बिजी हों तब यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के सारे बिजी व्यक्ति तक कर्नाटक में जाकर अपना असली रूप दिखा पाएंगे, अपना कार्य वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। अगर सर इन्हें टाइम पर रोका नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तभी अनिका अपनी बात को कह रही थी, तभी अनिका की बात को बीच में काटते हुए अभी वह पर इंस्पेक्टर विवेक कहता है, मिस अनिका मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तुम किसी भी इंसान पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर इंस्पेक्टर विवेक की आवाज सभी के बहुत बुरी लगती है, लेकिन इसकी वजह से अब इंस्पेक्टर यहाँ पर विवेक की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज भी अपनी तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं विवेक की तरफ, और वो बोलने की वाले ही थे। तभी इंस्पेक्टर विवेक आगे के बोलना स्टार्ट करते हैं, तुम ऐसे क्यों किसी इंसान पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकती हो सकता है वह अपने झूठ बोलकर ताकि हमारा ध्यान उससे हट जाए। तब वह भूमिका की आवाज फिर से सभी के कानों में पड़ती है, क्योंकि भूमिका अभी अभी आई थी। भूमिका कहती है, अगर ये बात सच निकली तो इतने लोगों की मौत जिम्मेदार आप अपने सिर पर लेंगे। इंस्पेक्टर विवेक भूमि की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर विवेक कहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है वह सिर्फ हमें अफवाह को फैलाने का काम कर रही हो, क्योंकि वो इंसान खुद वहाँ पर उसके साथ काम करता है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। अरे इंस्पेक्टर अरबाज ने तो अनिका के बारे में ना जाने क्या क्या बोल दिया था। अनिका को अनिका हैकर कहते हैं। अनिका एक अच्छी डॉक्टर है। अनिका हमारी इस केस में बहुत अच्छी हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पर तो अनिका की बात सुनने के बाद तो मुझे बड़ी ही हंसी आ रही है। भला अनिका में ना तो यहाँ पर एक ऑफिसर वाला कोई भी गुण मुझे नजर नहीं आ रहा है ना कुछ और। आज उसकी बातें सुनने के बाद तो पता नहीं मेरे दिल में कितनी खुशी या फिर हंसी का महसूस हो रहा है। कितनी बड़ी डफर है ये, किसी भी अनजान आदमी पर कैसे विश्वास कर सकती है, उसकी रिगार्डिंग के अनुसार कैसे अपनी मीटिंग बुला सकती है और उसके अनुसार ही अपनी मीटिंग को कैसे चला सकती है। अब इंस्पेक्टर अरबाज को पहले ही बोला था कि हमें इस केस के आगे बढ़ना है तो हमें इस किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं इंस्पेक्टर अरबाज को तो अनिका के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका के सिवा इस केस को कोई हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर अरबाज कुछ कहने के वाले ही थे, तभी भूमिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह बिल्कुल हाई हो जाती है, क्योंकि भूमिका यहाँ पर अनिका के बारे में कुछ ऐसा अनसप बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी, और यहाँ पर वैसे भी अनिका कोई काम ही नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये काम सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ही था। यहाँ पर अनिका तो बस उनकी हेल्प तो कर सकती थी, कोई भी नहीं। अब अनिका कहती है, सर अब बताइए ना, मुझे अब अनिका को अब भूमिका से पूछकर ही कुछ कहना होगा। सर बताइए, अगर क्या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो क्या अब उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेंगे या नहीं। भूमिका की बातें सुनकर अब फिर से एक बार इंस्पेक्टर अरबाज विवेक चुप हो जाता है। वह सोचकर फिर तभी इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, अगर इस बात में 1% की भी सच्चाई होती तो हमें इस केस के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कर्नाटक के लिए भी निकलना होगा। तभी एक बार फिर से सभी के कानों में अनिका की आवाज पड़ती है। अब अनिका फिर से कहती है, सर एक और बात, विवेक और उसके साथ काम कर रहे लोगों के परिवार को उस
ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये काम कर रहे हैं उन्हें बंदी बना रखा है, क्योंकि विवेक ने मुझे खुद ये बात बताई है। मैंने माना कि विवेक, क्योंकि इंस्पेक्टर विवेक ने भी ये कहा है। मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि वे तो खुद उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात फिर क्लियर कर रही ना चाहती हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्टर या विवेक उनके साथ काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 3 साल पहले ही उनकी फैमिली को किडनैप कर लिया था, और ना जाने ऐसे ही कितने ही लोगों की फैमिली को किडनैप कर लिया होगा, जिसे बंदी बनाकर उनसे मनचाहे काम करा रहे हैं डिपार्टमेंट के व्यक्तियों पर। हमें हमारी एक टीम को उनके परिवारों को ढूंढने लगना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके उनके परिवार मिल जाए। वे उसे ज़्यादा हमारी हेल्प कर पाएंगे, जिसे हम उन्हें इंसानों तक जल्दी से जल्द पहुंच पाएंगे। अब निखिल कोटिल भास्कर जाने से पहले अब अनिका फिर से कहती है, निकलने से पहले फिर से कहती है, कोटिल जाने से पहले तुम एक बार सैटेलाइट के जरिए पता लगाओ कि कर्नाटक के पास जो समुद्र है वहाँ पर कितने टापू हैं और उनकी लोकेशन क्या है, क्या, ताकि हमें वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो सके। अनिका की ये बातें सुनकर अब कोटिले भी हाँ में सिर हिला देता है। अब इंस्पेक्टर विवेक को भी बोलती है, वहीं पर ही बंद हो जाती है, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ उसका ये मकसद यहाँ पर अनिका को ही नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि इंस्पेक्टर विवेक हमेशा से ही सोचता था कि इंस्पेक्टर अरबाज के साथ सिर्फ इंस्पेक्टर विवेक ही इस केस को अच्छे से सोल्व कर सकता है, लेकिन उसको अनिका की मौजूदगी में ये काम, अपना काम, सब कुछ बर्बाद लग रहा था। इसलिए जब इंस्पेक्टर अरबाज ने पहली बार इंस्पेक्टर विवेक और अनिका की मुलाकात कराई थी तो उसने वहीं चाहता था कि अनिका इस केस के लिए ना कर दे, लेकिन अनिका ने तो हाँ कर दी। वहीं से उससे नफरत हो गई। इंस्पेक्टर अरबाज की बातें काफ़ी उलझी भरी थी। वो सभी को गाइडेंस देता है और सभी को अच्छे से समझा देता है। उसके पास कोई भी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए वे अब इस केस में कोई भी अनिका को लेकर आएगा। लेकिन अब यहाँ अनिका का ओपिनियन मिलता है कि अनिका को HTM लीड काम करते देखते हैं। अब इंस्पेक्टर विवेक से देखा नहीं जाता, इसलिए वह अब चाहते हुए भी अब इस काम को उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मन ही मन वह ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यहाँ अनिका 1% भी विश्वास के पात्र नहीं लग रही थी। मुझे आप में से जो भी लोग देख रहा है या फिर सुन रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और या मेरी प्लेटलेट्स कम हो चुकी हैं। पता नहीं क्यों, मुझे फीवर भी नहीं हुआ, फिर भी या फिर यह कहा जाए कि मैं अपनी तरफ कम ही ध्यान देती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने लेट वीडियो अपलोड करी। थैंक यू फ्रेंड, जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, बैक टू बैक मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को निवेदन है कि मेरे बारे में थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे इस मुकाम मिला है और आप लोगों की वजह से ही, या फिर यह कहा जाए कि मेरी थोड़ी सी पहचान बन पाई है। थैंक यू।